हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथ्स पॉइंट पर। दोस्तों, हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी प्रश्नावली 1.2 यानी फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने इसकी प्रश्नावली 1.1 जो कि संबंध के ऊपर आधारित है उसको डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है और आपको उसे देखने की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर आई बटन में ऊपर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब और देरी किए बिना हम पढ़ लेते हैं फलनों के प्रकार। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके थे कि फलन किसे कहते हैं और आप जान भी चुके थे कि फलन किसे कहा जाता है। फलन के लिए क्या होता है कि डोमेन यानी प्रांत के एक एलिमेंट का कोडोमेन में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम फलनों के प्रकार का पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार होता है एकैकी फलन, वन फंक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दी है परिभाषा, एक बार बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। यदि किसी फलन में प्रांत यानी डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हों, अर्थात डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हों, तो ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। उदाहरण से समझिए, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। एक तो सीधे ही हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसका एरो डायग्राम बनाकर, और दूसरा बिना एरो डायग्राम के भी इसको हम समझ सकते हैं। तो पहले आपको मैं एरो डायग्राम से समझाता हूँ। तो उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है A 1 2 3 और दूसरा सेट है B 2 4 6, और आपको एक फलन दिया हुआ है जो A से B पर प्रतिचित्रित है, और आपको एक fx का वैल्यू दिया गया है 2x, ठीक है। फॉर एवरी, ये जो x है वो बिलोंग्स करता है A में, ठीक है, यानी x हमेशा A से लिया जाएगा। ओके, अब अगर हम इसका एरो डायग्राम खींचें तो एरो डायग्राम खींचने के लिए हमें एक डोमेन बनाना होता है और एक कोडोमेन बनाना होता है। अब ये डोमेन और कोडोमेन क्या होता है उसके लिए समझिए। जैसे आपको यहाँ प्रतिचित्रण दिया होगा, मैपिंग दी होगी f सच दैट A to B, इस मैपिंग में जो पहले वाला सेट है वो डोमेन होता है और जो दूसरे वाला सेट है वो कोडोमेन होता है। जिसमें से हम x की वैल्यूज़ को लेते हैं वो डोमेन कहलाता है, और x की वैल्यू के प्रतिबिंब जिसमें जाते हैं वो कोडोमेन कहलाता है। तो ये एक सेट A है जो कि डोमेन है, ये एक सेट B है जो कि कोडोमेन है, और A से B पर ये मैपिंग हमें दी गई है f, और फंक्शन दिया गया है fx इक्वल्स टू 2x। तो सबसे पहले हम इस डोमेन में इसके सभी अवयवों को लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब कोडोमेन में इसके सभी अवयवों को लिख देते हैं 2 4 6। अब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो हमें 1 का दुगना करना पड़ेगा, यानी 2 गुणा 1। कहने का मतलब है जहाँ भी x दिख रहा है इस फंक्शन में वहाँ पर आप 1 रख दीजिए पहले, तो आपको f1 का वैल्यू 2 मिलेगा। इसके बाद आप f2 निकालिए, तो ये 2 × 2 यानी
4 मिलेगा। उसके बाद आप F3 निकालिए, तो ये 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 मिलेगा। यानी जो 1 का प्रतिबिंब है वो 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो हम प्रतिबिंब दर्शाने के लिए यहाँ तीर के चिन्ह लगाते हैं जिन्हें हम एरो कहते हैं, और यहाँ पर जो चित्र बनता है पूरा उसको हम एरो डायग्राम बुलाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक अलग ही इमेज है। ऐसा नहीं है कि एक ही अवयव के 2 इमेज हो या फिर 2 अवयवों का एक ही इमेज हो। तो कोडोमेन के एक अवयव की डोमेन में एक ही अवयव के साथ इमेज है, या फिर कहें कोडोमेन का एक अवयव डोमेन के एक ही अवयव से संबंधित है। अगर एरो डायग्राम में एक अवयव का तीर कोडोमेन के एक ही अवयव से जाकर संबंधित हो तो उस फलन को हम एकैकी फलन कह सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हमें एरो डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो अनंत दिया जाएगा, जिसमें सेट जैसे रियल नंबर का सेट और पूर्णांकों का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो उनमें अनंत संख्याएं होती हैं। उनके लिए हम जर्नल फॉर्म ज़्यादातर लेते हैं। तो उसमें आपको एकैकी फलन कैसे दिखाना होता है उसके लिए देखिए। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और एक फलन f(x) मैपिंग f सच दैट a टू b के लिए एकैकी कहलाता है। एकैकी को हम 1 भी बुलाते हैं। 1 कहलाता है यदि आपने x1 और x2 लिया, 2 वैल्यू ले लिए, किसके लिए? ये आपने डोमेन के लिए यानी a के लिए। ठीक है, तथा आपने इनकी फंक्शन वैल्यू ले ली f(x1) बराबर f(x2), और ये दोनों बराबर हैं फंक्शन वैल्यू, या आपने इनको बराबर रख लिया। ठीक है, और साथ ही आपने देखा कि x1 भी यानी एलिमेंट भी आपस में बराबर थे। आपने 2 एलिमेंट कोडोमेन के लिए उनकी फंक्शन वैल्यू ली, उन दोनों को इक्वल रख दिया। फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद x1 भी x2 के बराबर हो गया, तब हम कहते हैं कि फलन एकैकी है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, यदि आपने फंक्शन वैल्यू ली x1 की और फंक्शन वैल्यू ली x2 की, और ये दोनों बराबर नहीं आई, तथा साथ ही साथ x1 भी बराबर नहीं आया x2 के, तो हम कहेंगे कि फलन एकैकी है। अगर ऐसा हो जाता है कि ये दोनों बराबर और ये बराबर ना हो तो फलन को एकैकी नहीं कह सकते। अगर ये दोनों बराबर नहीं है और ये बराबर आ जाएं तब भी हम फलन को एकैकी नहीं कह सकते। ठीक है, तो एकैकी के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन के प्रत्येक अवयव की डोमेन के प्रत्येक अवयव की कोडोमेन में एक अलग से इमेज होनी चाहिए। समझ आया? देखिए बच्चों और प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड होता है और कम समझ में आने वाला होता है, लेकिन मैं पूरी जान लगाकर आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ रहूंगा और आपको हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ज़रा इस बात को समझिए कि अगर कोई फलन एकैकी नहीं होगा तो उस फलन को हम क्या कहेंगे? एक तो हम उसे यही कह सकते हैं कि फलन एकैकी नहीं है, लेकिन अगर गणितीय भाषा में कहा जाए तो जो फलन एकैकी नहीं होगा
उसे हम कहेंगे बहु एकैकी फलन, मैनी वन फंक्शन। तो अब हम जानते हैं कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। पहले परिभाषा जानेंगे। परिभाषा है कि यदि किसी फलन के प्रांत यानी डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत यानी कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को हम बहु एक फलन कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण इसे समझाने के लिए आपको मैं देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है। ए में आपको 1 2 3 4 4 एलिमेंट दिए गए हैं तथा एक सेट आपके पास बी है। ए बी सी 3 एलिमेंट इस सेट के हैं, ठीक है। और आपको प्रतिचित्रण दिया है ए टू बी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कहा है कि F1 इक्वल्स टू ए है, F2 इक्वल्स टू बी है, F3 इक्वल्स टू सी है और F4 इक्वल्स टू सी है, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। अब इसमें हमें एरो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रतिबिंब है वो पहले ही दे दिए। एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब सी है, चार का प्रतिबिंब सी है। 3 और 4 दोनों के प्रतिबिंब सी हैं, तो हम कह सकते हैं कि F3 और F4 इक्वल है। अब चूंकि जो F3 है वो F4 के इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू सी है, ओके। लेकिन क्या 3 और 4 बराबर होते हैं? 3 बराबर नहीं होता है 4 के। अब यहाँ समझिए, अगर ये इक्वल था और यहाँ भी इक्वल हो जाता तो हम इसको एकैकी कह सकते थे, लेकिन यहाँ इक्वल हो गया, यहाँ अनइक्वल हो गया, इसलिए हम इसको बहु एकैकी कहेंगे। या अगर यहाँ अनइक्वल हो जाता और यहाँ इक्वल हो जाता तब भी हम इसको बहु एकैकी कहते। तो यहाँ लिखेंगे अतः F बहु एकैकी या बहु एक मैनी वन फलन है। समझ गए? अब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको एरो डायग्राम वाला, जिससे आपकी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण 2। इसमें अगर मेरे पास एक समुच्चय A है, -1 1 2 3 जैसे इसमें एलिमेंट है, B है सेट मेरे पास 1 4 9 जैसे इसमें एलिमेंट है। एक प्रतिचित्रण F सच दैट A टू B मुझे दिया गया है और फंक्शन वैल्यू f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ये फंक्शन में जो x है वो कहाँ से लिया जा रहा है? A से लिया जा रहा है। दैट मीन्स A डोमेन का काम करने वाला है। अब हम इसका एरो डायग्राम खींचते हैं। एरो डायग्राम के लिए हमें डोमेन और कोडोमेन की आवश्यकता होगी। डोमेन ये हो गया, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन, जिनको हम हिंदी में प्रांत और सहप्रांत कहते हैं। लेकिन अगर आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भी आप इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हैं। -1 1 2 3 जितने एलिमेंट मुझे ए में दिए गए थे
मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह जितने बी में दिए गए हैं वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन है मेरे पास उसमें बारी बारी से ये सब वैल्यूज़ डालकर देखते हैं। f माइनस वन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर +1 होता है। फिर f1 डाला इसमें तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर f2 डाला इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर f3 डाला इसमें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 आएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं -1 का जो तीर है वो 1 के पास जाना चाहिए, +1 का भी तीर 1 के पास जा रहा है, 2 का तीर 4 के पास, और 3 का तीर 9 के पास। अब चूंकि एकैकी के लिए बताता हूँ, एकैकी के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का तीर डोमेन के किसी एक ही एलिमेंट के साथ जाकर मिलना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि कोडोमेन के 2 एलिमेंट के जो तीर हैं वो एक ही एलिमेंट के पास चले गए हैं। कोडोमेन के डोमेन के 2 अवयवों के तीर कोडोमेन के एक ही अवयव के पास जाकर पहुँचे हैं। तो यहाँ 2 अवयव ऐसे हैं जिनका एक ही प्रतिबिंब है, और एकैकी के लिए अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, इसलिए ये एकैकी नहीं बहु एकैकी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चित्र से -1 और 1 की एक ही इमेज है, इसलिए f बहु एक मैनी वन फंक्शन है। ओके, क्लियर हो गया ना? चलिए फिर दूसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है आच्छादक फलन, यानी ऑन टू, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। अब आच्छादक फलन क्या होता है उसके लिए आप इस उपरोक्त उदाहरण को देख सकते हैं। इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। आच्छादक फलन वह फलन होता है जिसके लिए कोडोमेन के प्रत्येक अवयव, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। समझे? फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। अर्थात अगर हम एरो डायग्राम खींच चुके हैं तो एरो डायग्राम में हमें ये चेक करना है कि कोई भी कोडोमेन का ऐसा एलिमेंट न हो जिस पर इधर से कोई तीर आया न हो। सपोज दैट अगर यहाँ पर मैं एक संख्या 16 लिख देता तो 16 पर चूंकि कोई तीर नहीं आ रहा है, 16 जो है वो खाली रह गया, तो ऐसे में मैं उसको आच्छादक नहीं कह सकता। ठीक है, अब यहाँ आप परिचय पाएंगे रेंज के बारे में। डोमेन और कोडोमेन आपने पढ़ लिया, प्रांत और सहप्रांत पढ़ लिया। अब आप परिसर के बारे में परिचय पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इसकी डेफिनेशन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परिभाषा जानिए। आच्छादक फलन या फिर ऑन टू फंक्शन उसे कहा जाता है यदि किसी फलन के कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक फलन f सच दैट a टू b एक मैपिंग दी गई है,
तो ये आच्छादक फलन होगा यदि उसका परिसर यानी उसका रेंज तथा उसका सह प्रांत एक ही समुच्चय हो, अर्थात कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो। अब ये रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन तो मैं आपको बता चुका हूँ, रेंज भी बता देता हूँ। उपरोक्त उदाहरण को एक बार फिर से देखिए। इसका कोडोमेन है 149, यानी जो सेट बी है, यहाँ देख सकते हैं आप, वो इसका कोडोमेन है। लेकिन रेंज क्या होता है? इधर से जो तीर के चिन्ह निकल कर आते हैं वो जिन भी अवयवों पर आकर जुड़ते हैं उनका जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। अब यहाँ तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स पर तीर के चिन्ह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सेट बी ही रेंज का भी काम कर रहा है और सेट बी इसके कोडोमेन का भी काम कर रहा है। लेकिन सपोज दैट यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर यहाँ 16 लिख देता तो इसका कोडोमेन हो जाता 1 4 9 16, जबकि इसकी रेंज होती केवल 1 4 9। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा के अनुसार ये समझा कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव जो है डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात कोडोमेन के हर एक अवयव पर डोमेन में से एक तीर आकर जुड़ना चाहिए, उसको हम आच्छादक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट तीर के बिना छूटना नहीं चाहिए। अर्थात जो कोडोमेन है वही रेंज भी अगर हो तो हम उसको आच्छादक कह सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ उदाहरण अलग से लेते हैं। उदाहरण मैंने जो उपरोक्त उदाहरण है उसके माध्यम से आपको समझाया वो तो है ही है, एक और उदाहरण अलग से लेता हूँ इसका। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक मैपिंग है f such that a to b, जिसमें a जो है वो है 1 2 3 4 और जो सेट b है वो है 3 6 9 12। और आपको जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन करके दिया है कि ये 3x के बराबर है फॉर एवरी x लिया जा रहा है a में से। ओके, तो अब हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। एक दो तीन चार ये एलिमेंट हैं a के, 3 6 9 12 ये एलिमेंट है b के। a टू b पर ये प्रतिचित्रण दिया गया है, मैपिंग दी गई है। अब अगर मैं इसमें x की जगह पर क्रमशः 1 2 3 4 डालूं, तो जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो f1 की वैल्यू 3 आएगी, तो 1 जो है 3 के साथ जाकर जुड़ेगा। 2 डालूंगा तो f2 की वैल्यू 3 दूनी 6 आएगी, तो 2 6 के साथ जुड़ेगा। 3 डालूंगा तो f3 की वैल्यू 3 तिया 9 आएगी। 4 डालूंगा तो f4 की वैल्यू 4 तिया 12 आएगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसका जो कोडोमेन है उसका हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो दोनों इक्वल हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोडोमेन इक्वल है 3 6 9 12, और जो रेंज है रेंज इक्वल है ये भी 3 6 9 12। एक बार फिर से बता दूं, रेंज में आप उन एलिमेंट्स को उठाएंगे जिन पर तीर के चिन्ह जुड़े होंगे। सपोज दैट एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर 15 होता तो और 15 पर कोई तीर न जुड़ता तो हम 15 को रेंज में नहीं रख सकते थे, जबकि वो कोडोमेन में रखा जाता। क्लियर है? चलिए समझ गए होंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो रेंज है वो इक्वल है कोडोमेन के, इसलिए हम कह सकते हैं
कि f एक आच्छादक फलन है। आई होप कि आपकी समझ आ गया होगा कि कोई फलन आच्छादक कब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंतः अक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। अब ये कौन सा फलन होगा? देखो, अगर कोई फलन आच्छादक नहीं होगा तो उसको हम अंतःक्षेपी कहेंगे, यानी जो फंक्शन ओनटू नहीं होगा उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। समझ गए? परिभाषा लिखकर बताता हूँ। तो परिभाषा कुछ इस तरह से है, यदि किसी फलन के कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत यानी डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को हम अंतःक्षेपी कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक फलन f सच दैट a2 भी अंतःक्षेपी या फिर इनटू कहलाता है यदि उसकी जो रेंज है वो डोमेन का सबसेट हो, सहप्रांत का सबसेट हो। कौन? परिसर। ठीक है, हिंदी में बोले तो ऐसे बोलेंगे कि जो परिसर है वो उपसमुच्चय होना चाहिए सहप्रांत का। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन होगी तब दिया गया फलन अंतःक्षेपी कहलाएगा। या फिर इस फलन को हम कहेंगे कि ये आच्छादक फलन नहीं है। अब उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए। उदाहरण देखो, यदि आपके पास एक सेट A है 1 2 3 और दूसरा सेट B है 1 4 9 16 और मैपिंग दी गई है f सच दैट A टू B। ठीक है, और साथ ही साथ हमें दिया गया है एक फंक्शन f(x) जो x स्क्वायर के बराबर है फॉर एवरी जो x है वो A के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका एरो डायग्राम खींचे, ध्यान से देखिएगा, ये कोडोमेन A है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, सॉरी डोमेन A है, और कोडोमेन B है, इसके एलिमेंट है 1 4 9 16। इस पर प्रतिचित्रण f है। अब अगर मैं इस फंक्शन में x के स्थान पर 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 जो है ना 1 के साथ संबंधित है। 2 रखूं तो 2 का वर्ग 4 होगा, 2 4 के साथ संबंधित है। 3 रखूं तो 3 का वर्ग 9 होगा, 3 9 के साथ संबंधित है। लेकिन अब अगर हम देखें 16 इसमें छूट गया है, 16 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसा एलिमेंट कोई छूट जाएगा सहप्रांत में जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो अंतःक्षेपी है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे चूंकि जो इसका कोडोमेन है, कोडोमेन तो है इसका 1 4 9 16, और जो इसकी रेंज है, रेंज केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिया जाता है जिन पर तीर के चिन्ह आकर जुड़े हों। तो रेंज है 1 4 9। ओके, तो चूंकि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो इक्वल सेट नहीं है कोडोमेन का, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। अपितु इसको हम अंतःक्षेपी कह सकते हैं, अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है,
इनटू फंक्शन है। समझ गए ना? तो एकेकी आच्छादक फलन है 5वें प्रकार का फलन। इसको हम इंग्लिश में 1 ऑन 2 या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बुलाते हैं। और ये होता क्या है कि यदि कोई फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो तो ऐसे फलन को एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। या फिर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि x1 x2 दो एलिमेंट हैं डोमेन के और fx1 इज इक्वल टू fx2 और साथ ही साथ x1 इक्वल टू x2 हो तथा जो रेंज है वो इक्वल्स टू हो कोडोमेन के, तब हम इसको कहते हैं कि f एकेकी आच्छादक है। या अगर कहीं आपको एरो डायग्राम बनाना पड़े और एरो डायग्राम कंप्लीट कर लेने के बाद आपको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती दिखे कि x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है। यहाँ हम देख रहे हैं डोमेन के हर एक अवयव का कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है और साथ ही साथ कोडोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका कोडोमेन में कोई प्रतिचित्रण न हो। डोमेन में कोई प्रतिचित्रण न हो, अर्थात तीर के चिन्ह सभी पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे फलन को हम एकेकी आच्छादक कहते हैं। अब समझिए एकेकी अंतःक्षेपी फलन को, जिसको हम 1 इंटू या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बुलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि कोई फलन एकेकी तो हो परंतु वो आच्छादक न हो, या फिर हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई फलन एकेकी और अंतःक्षेपी दोनों हो तब हम उसको कहते हैं कि वो फलन एकेकी अंतःक्षेपी या फिर इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो परिभाषा लिखकर बताता हूँ। परिभाषा समझिए, यदि कोई फलन एकेकी हो परंतु आच्छादक न हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वह फलन जो एकेकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, एकेकी अंतःक्षेपी कहलाता है। या फिर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में किस प्रकार समझ सकते हैं, देखिए, यदि x1 x2 दो एलिमेंट हैं डोमेन के, अब वो डोमेन कुछ भी आपको दिया हो सकता है, आप इनकी फंक्शन वैल्यूज़ ले रहे हो इक्वल, फंक्शन वैल्यूज़ ले रहे हो और उनको देख रहे हो कि वे इक्वल आ रही हैं, और साथ ही साथ x1 का वैल्यू भी x2 के इक्वल हो, तथा जो रेंज हो वो इक्वल न हो कोडोमेन के, जबकि सबसेट हो कोडोमेन की, यानी उपसमुच्चय हो कोडोमेन का। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो इक्वल सेट ना हो कोडोमेन वाले सेट के, तब हम इसको कहते हैं कि तब f एकेकी अंतःक्षेपी होता है। एकेकी अंतःक्षेपी होता है। ठीक है। एरो डायग्राम अगर आपको बनाना पड़ जाए कहीं पर तो कैसे बनाओगे, देखो, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, कोडोमेन ए बी सी जैसे एलिमेंट हैं और इसमें मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं इसमें। ये एक प्रतिचित्रण है एफ इस पर,
हम देख रहे हैं ए जो है 1 से संबंधित है, बी 2 से संबंधित है, सी 3 से संबंधित है। ठीक है। डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये एक ही है, लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा छूटा हुआ है कि उसका डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, अर्थात कोई भी तीर का चिन्ह 4 के साथ आकर नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है और ये अंतःक्षेपी है। समझ गए ना? तो ये थे फलनों के प्रकार, उनके उदाहरणों सहित। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूँ। नहीं समझ आया है तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा फिर प्रयास करेंगे, लेकिन समझ कर रहेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी, पूरी ताकत के साथ इनको पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे पकड़ पकड़ कर। इसके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा धुआं उठाना है, गणित का धुआं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। यहीं इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो इसकी एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी देखिए एंड स्क्रीन पर भी आपको शो होना शुरू हो गया है। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।